नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ये एक ऐसा सरल सा नियम है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे शहरों को रोशन करने वाले बड़े-बड़े पावर ग्रिड तक हर चीज को पावर देता है। तो सोचा है कभी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट और एक बहती हुई नदी में क्या समानता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही एनालॉजी बिजली की दुनिया के रहस्यों को समझने की एक चाबी है। चलिए इस एनालॉजी को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, एक पंप पानी को धक्का देता है, सही है? एक सर्किट में बैटरी ठीक वही धक्का देती है। इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। और जो पानी का बहाव है वही समझिए इलेक्ट्रिक करंट है। और अगर पाइप में कोई रुकावट आ जाए तो वो है रेजिस्टेंस, जो बहाव को धीमा कर देता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 मेन खिलाड़ी हैं: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। यही ओम के नियम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एक बार फिर से देखें। वोल्टेज वो प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेलता है। करंट वो असल बहाव है। और रेजिस्टेंस वो रुकावट है जो उस बहाव को धीमा करती है, बिल्कुल हमारी पानी वाली एनालॉजी की तरह। अच्छा, एक मजेदार बात, कभी सोचा है कि करंट के लिए सी की जगह आई क्यों इस्तेमाल होता है? ये फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी आंद्रे मैरी एम्पियर की वजह से है। उन्होंने इसे कहा था इंटेंसिटी ड्यू कोरंग, यानी करंट की तीव्रता। और बस वहीं से ये आई आज तक चला आ रहा है ना विज्ञान का एक छोटा सा दिलचस्प किस्सा। और जब हम करंट की बात करते हैं तो जरा सोचिए कि हम कितने बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। सिर्फ 1 एम्पियर करंट में हर 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह से गुजर जाते हैं। ये दिमाग चकरा देने वाला नंबर है। और यही एंट्री होती है जॉर्ज ओम की, वो इंसान जिसने इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाई। उन्होंने एक बहुत ही सरल नियम खोजा जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ता है। लेकिन पता है, ओम के काम को हाथों हाथ नहीं लिया गया, बल्कि उस वक्त के आलोचकों ने इसे कोरी कल्पनाओं का जाल कहकर खारिज कर दिया। ये बात साबित करती है कि कई बार महान आइडियाज को भी शुरुआत में विरोध झेलना पड़ता है। लेकिन आखिरकार ओम सही साबित हुए और ये रहा उनका नियम। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के गुणा के बराबर होता है। V इज इक्वल टू I इंटू R। बस यही एक छोटा सा समीकरण है जो सब कुछ बदल देता है। और इस नियम को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ये जादुई ट्रायंगल। आपको जो भी वैल्यू पता करनी है बस उसे ढक लीजिए और बाकी के 2 अक्षर आपको फॉर्मूला बता देंगे। जैसे V को ढका तो बचा I गुणा R। कितना आसान है ना? तो ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमें बिजली के बर्ताव को समझने, उसे कंट्रोल करने की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं। अगर वोल्टेज को 2 गुना कर दिया जाए तो करंट भी 2 गुना हो जाता है। ये सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा बहाव। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ कहानी उल्टी है। अगर रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए तो करंट आधा रह जाता है, मतलब जितनी ज्यादा रुकावट उतना कम बहाव। तो ओम का नियम बिल्कुल परफेक्ट लगता है, सही कहा ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये नियम हमेशा काम नहीं करता है। देखिए, ओम का नियम प्रकृति का कोई मौलिक नियम नहीं है। ये एक एम्पिरिकल नियम है, जिसका मतलब है कि ये एक ऑब्जर्वेशन पर आधारित है जो ज्यादातर समय काम करता है पर हमेशा नहीं। और इसी वजह से हमें मिलते हैं ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस तो नियम को मानते हैं, लेकिन नॉन ओमिक डिवाइस जैसे कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट इसकी परवाह नहीं करते। जैसे ही वो गर्म होते हैं उनका रेजिस्टेंस बदल जाता है। और हमारे सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन के अंदर के सेमीकंडक्टर, वो भी इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता एंथनी लिगेट ने भी कहा है कि इस सीधे सादे दिखने वाले नियम को बेसिक फिजिक्स से साबित करना नामुमकिन जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे सरल दिखने वाले नियमों के पीछे भी बहुत गहरी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी होती है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ओम का नियम एक यूनिवर्सल सच नहीं है तो फिर ये इतना पावरफुल क्यों है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वैज्ञानिक मॉडल आखिर होते क्या हैं। वो हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।